हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के सीज़न 9 एपिसोड 3 के बारे में। और मुझे लगता है कि अब तक सबने एपिसोड देख ही लिया होगा, क्योंकि मैं यूजुअल टाइम से थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। बट अगर तुम पूछो तो ये एपिसोड लिटरली बहुत ज़्यादा बोरिंग था और मेरा देखने का बिल्कुल मूड ही नहीं कर रहा था। कुछ कुछ जगहों पर ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ये एपिसोड देखना ज़रूरी है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि तुम इसे स्किप कर दोगे, तो बिल्कुल भी नहीं, तुम इसे स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है आगे के एपिसोड्स के लिए। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है रोग्स की टीम के साथ, और रोग्स की टीम यहाँ पे रेड डेथ के लिए कुछ टेक चुराने आई है, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली कॉस्मिक ट्रेडमिल बनाना है। तो वो अलग अलग जगहों से अलग अलग टेक चुरा रहे हैं। और यहाँ पे रोग्स की टीम में एक और नया रोग ऐड हो जाता है जिसका नाम है मरमर, और इसको शायद तुम रैगडॉल के नाम से जानते होगे अगर तुमने पिछले सीजन देखे हैं तो। नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि बेरी और आयरिस पेरिस में हैं और वो कुछ कुकिंग लेसन्स ले रहे हैं। मतलब सेंट्रल सिटी में उनका सबसे बड़ा सुपर हीरो ही नहीं है, तो सेंट्रल सिटी को कौन बचाएगा। उसके बाद सीसीपीडी कांटेक्ट करता है बेरी को और वो बताते हैं कि ऐसे ब्रेक इन हुआ था एक लैब के अंदर, जहां पर कैप्टन बूमरैंग और उसकी टोली मतलब रोग कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक चुराने आए थे। जिसके बाद जब बेरी एनालाइज करता है कि वो लोग क्या चुराने आए थे, तो उसको पता लगता है कि जो भी कंपोनेंट्स ये लोग चुरा रहे हैं ये लीड करता है कॉस्मिक ट्रेडमिल की तरफ। मतलब अगर इन सारे ही कंपोनेंट्स को साथ में जोड़ा जाए और अगर इन पे काम किया जाए तो ये एक कॉस्मिक ट्रेडमिल बनाते हैं। और यही चीज़ ये क्रिस्टियन क्रेमर को समझाते हैं कि अगर इन लोगों ने कॉस्मिक ट्रेडमिल बना ली तो ये लोग टाइम की धज्जियां उड़ा देंगे, मतलब पूरी टाइमलाइन की धज्जियां उड़ा देंगे। और ना जाने ये कौन सी टाइमलाइंस के अंदर जाके छेड़खानी करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें अभी नहीं पता। और यही एग्जैक्ट सेम चीज़ गॉड स्पीड भी यूज़ करता था टाइमलाइंस के अंदर ट्रैवल करने के लिए, डिफरेंट टाइमलाइंस को चेंज करने के लिए। और बेरी कहता है कि हमें ये भी नहीं पता कि अभी फ़िलहाल इनको कौन कंट्रोल कर रहा है। मतलब रोग्स अपने आप तो काम नहीं कर रहे हैं, इन्हें किसी से ऑर्डर मिल रहा है। जिसके बाद बेरी कहता है कि अभी भी एक एक्सेलरेटेड इंजन है जो कि उन्हें चाहिए होगा एज अ मेन कंपोनेंट कॉस्मिक ट्रेडमिल के लिए। और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, बट हार्टली जानता है फॉर श्योर कि वो कहाँ पर है। और वो डीओडी के एक बेसमेंट में होता है। और सोचो उसको कौन टेस्ट कर रहा होता है, जनरल आइलिंग। मतलब सीरियसली, जिस बंदे से तुम्हारा सबसे ज़्यादा राड़ा या लफड़ा है उसी बंदे को वापस लाओ। खैर, इसके बाद हार्टली बोलता है कि अगर हमें रोग से लड़ना है तो हमें अपनी एक टीम चाहिए होगी रोग्स की। जिसके बाद सबसे पहले बेरी जाता है जेकोब बर्च के पास, जो कि एक फायर मेटा है और इसकी फायर पावर्स उसको थर्मल इंजन के लिए चाहिए, जो कि उसको ऑफलाइन कर सकता है। इसके बाद ये लोग जाते हैं चिल ब्लेन मतलब मार्क के पास। और पिछली बार शायद मेरे को याद है जब मार्क ने बोला था कि मैं तेरे को मार डालेगा नेक्स्ट टाइम तू मिला तो इस बार ऐसा एग्जैक्टली कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, हार्टली जरूर मार्क के हाथों पिट जाता वो, तो अगर बेरी नहीं होता बीच में। हार्टली का मुंह तुम्हें अगले एपिसोड में सूजा हुआ मिलता। तो मार्क को ये लोग जैसे तैसे मना लेते हैं कि वो इनके साथ आए और वो एक्सेलरेटेड इंजन को चुराने से रोग्स को रोक लें। और इसी के बाद बेरी जाता है द मोस्ट कॉम्पिटेंट चोर के पास। मतलब तुम लोग अगर अभी तक भी नहीं समझे तो मेरे को नहीं पता तुम फ्लैश देख के क्या कर रहे हो। मतलब गोल्ड फेस के पास, मतलब कीथ के पास। मतलब तुम में से काफी लोग इसको एमिनेट के प्यार की तरीके से जानते होगे। और अगर तुमने इसको पहले कहीं देखा है तो ऑफ कोर्स तुम्हें ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये काफ़ी फ़नी कैरेक्टर है। और ये इन दोनों को मारने ही वाला था, मतलब हार्टली और बेरी को मारने ही वाला था। मेरे को बस ये समझ में नहीं आता कि बेरी अपनी पावर्स क्यों नहीं यूज़ करता जब उसको करनी चाहिए। इन लोगों को दिखता भी नहीं कि बेरी ने इनके साथ क्या किया, और ये लोग बेरी की बात 2 सेकंड्स में मानने लगते। बट ठीक है, हु केयर्स, इनको इसे रिक्रूट करना था, इन्होंने इसे रिक्रूट कर लिया। इसके बाद हमें ग्लिम्स मिलता है रोग्स का, और रोग्स यहाँ पे रेड डेथ से बात कर रहे होते हैं। और रेड डेथ इन्हें बोलती है कि मुझे किसी भी हालत में वो एक्सेलरेटेड इंजन चाहिए ताकि मैं अपनी कॉस्मिक ट्रेडमिल पूरी कर सकूं। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि चोरी करने के बाद इंजन किसे मिलेगा। और बेरी डिसाइड करता है कि वो हार्टली को ये इंजन देना चाहता है ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो इन लोगों के बीच में, और जो कि होता भी है। और ये लोग बेरी को ही इस मिशन से आउट कर देते हैं। बट बेरी बाद में इन्हें बताता है कि बेरी को इन लोगों पे ट्रस्ट है और वो इंजन हार्टली को मिलना चाहिए, और इसके बदले में हार्टली तुम्हें $1 मिलियन देगा एज अ कंपनसेशन। जिसके बाद हार्टली कहता है कि मैं ऐसा क्यों करने वाला हूँ एग्जैक्टली। और बेरी बोलता है कि तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें पैसों की कोई चिंता नहीं है। इसके बाद ये पूरे मनी हाई स्टाइल में जाते हैं डीओडी के अंदर चोरी करने के लिए, मतलब जैसे कितना लीगल काम करने वाले हैं। और बेरी के एथिक्स अब बीच में नहीं आए, जो इसके सो कॉल्ड झूठे एथिक्स होते हैं ना, जो ये सब पे झाड़ता फिरता है कि चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इसने आज वही तोड़ दिया।
मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि फ्लैश की टीम रोग्स सारे के सारे इंजन्स को ऑफलाइन कर देती है, मतलब सबके सब अपनी मेटा पावर्स को यूज़ करके सारे इंजन्स को ऑफलाइन करते हैं, जिसकी वजह से बेरी अपनी मेटा पावर्स यूज़ कर पाता है और उस इंजन को रिट्रीव कर पाता है। बट इसी के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि जैसे ही बेरी उस इंजन को रिट्रीव करता है वैसे ही पावर ऑनलाइन आ जाती है और बेरी की मेटा पावर्स वहीं पे कम हो जाती हैं। कम इन द सेंस बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाती हैं, क्योंकि मेटा ह्यूमन डैम्पनर्स लगे हुए हैं और वो लोग बोलते हैं कि अगर हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया तो किसने दिया। और ऑफ कोर्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्क या फिर चिलब्लेन कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है, तो उसने टीम फ्लैश को धोखा दिया, बट उसके बावजूद टीम फ्लैश लड़ने आती विलेनस रोग्स के साथ। और लिटरली मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इनिशियल रोग्स की जो टीम थी उसके अंदर कैप्टन कोल्ड था, बट कैप्टन कोल्ड अब यहाँ पे मर चुका है, तो ये किसको रिप्लेस करेंगे। और मेरे दिमाग में सिर्फ मार्क आ रहा था, तो मार्क लिटरली उसको रिप्लेस कर रहा है इनकी टीम में और उसने इन्हें धोखा दिया। और रेड डेथ इस एपिसोड में शो करती है बेरी के सामने और बेरी को लिटरली पता लगता है कि रेड डेथ नाम की एक सुपर विलन बाहर घूम रही है और वो एक स्पीडस्टर है जो कि बेरी से भी ज़्यादा फास्ट है और बेरी की पावर्स को डैम्पन कर सकती है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, बट उसकी पावर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर ऐसा कोई मोमेंट आ जाता है जहाँ पर उसको उसकी पावर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि चेस्टर 2+2 करके इसकी आइडेंटिटी पता लगा लेता है, मतलब रेड डेथ की आइडेंटिटी ये लोग पता लगा लेते हैं और इनको पता लगता है कि बैट वुमन काफ़ी दिन से लापता है। और बेरी टीम फ्लैश को बताता है कि उसकी चेस्ट पे एक सिंबल था, मतलब जो कि बैट सिंबल जैसा दिख रहा था, और ये लोग समझ जाते हैं कि ये पक्का बैट वुमन ही है जो कि रेड डेथ के नकाब में घूम रही है और ये ही नेक्स्ट एवेटार है नेगेटिव स्पीड फोर्स के लिए। जिसके बाद विलेनस रोग्स मार्क को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और मार्क कहता है जो मुझे चाहिए वो दे दो और इसी सौदे पे मैं यहाँ पे आया था, वरना मैं ये फ्लैश को वापस दे रहा हूँ। जिस पे रेड डेथ बोलती है अगर तुमने इसे वापस किया तो मैं तुम्हारे 4 के 6 टुकड़े कर दूंगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। जिस पे मार्क कहता है अगर मुझे तुम पे ट्रस्ट करना है तो मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी जाननी ही होगी। जिस पे वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, तुम तो मेरे दोस्त हो। और वो हमें पता लगता है कि ये बैट वुमन ही है। लेकिन एक चीज़ इसने बहुत गलत कही, ये बैटमैन का डायलॉग ठीक नहीं बोल पाई यार। ये कह रही थी आई एम वेंजेंस, जैसे छोटी बच्ची एक चॉकलेट के लिए रोती है, लेकिन आई एम वेंजेंस जैसे नहीं बोला जाता है। देखो सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा था कि रेड डेथ को एक मेल कैरेक्टर को ही करना चाहिए, बैट वुमन कोई भी सूट नहीं करेगी यहाँ पे। और इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर ये लोग रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन को यहाँ ले आते, मतलब इस यूनिवर्स में ले आते। मैं जानता हूँ अभी वो अपने काफ़ी सेटिंग और इनिशियल स्टेज के अंदर है, लेकिन अगर वो यहाँ पर इस यूनिवर्स में आ जाता एज दूसरा कैरेक्टर या फिर मतलब रॉबर्ट पैटिंसन का एक और वेरिएंट की तरह आ जाता, तो लिटरली इन्हें कोई भी कुछ नहीं करना पड़ता और इनकी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट बन जाती। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बैट वुमन की एक्टिंग ख़राब है, लेकिन बैट वुमन सीरीज़ इसलिए पिटी थी क्योंकि उसकी एक्टिंग ख़राब है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब ऑडियंस ने बोला था और बैट वुमन के रिव्यूज़ बोलते हैं। तो लिटरली मेरे को अभी आगे भरोसा नहीं है कि इनकी एक्टिंग का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट अगर तुम मुझसे रिव्यू लोगे कि ये रेड डेथ लग रही है या नहीं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी वाइब पास कर रही है रेड डेथ वाली, बट अभी इसको काफ़ी वर्क करना है अपने ऊपर ताकि ये रेड डेथ लगे प्रॉपरली। विद दैट बीइंग सेड वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।